चलो, आवाज बार बार इंटरप्ट ना हो। चलो, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है पहले समझते हैं बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको ये बात समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या होती है। तो देखो, पॉलिसी का मतलब तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि पॉलिसी का मतलब होता है जब किसी भी देश के अंदर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी प्लान वगैरह के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और हमारे पास कोई एक्शन प्लान होता है, तो उसको जब हम शकल देते हैं, उस शकल को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, पहली बात तो याद रखो कि वो किसी इंडिविजुअल लेवल पर तो आ नहीं रही है। तो जब वो इंडिविजुअल लेवल पर है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो आपका किस पर है, मैक्रो लेवल पर है। अब जिनको नहीं पता माइक्रो लेवल क्या है, वो भी यहीं पे समझ लेंगे। मैक्रो लेवल पे होने का मतलब है कि जो डील कर रही है पूरी की पूरी किससे, डील विद दी कंट्री। कंट्री के लेवल पर कोई चीज डील करती है तो उसे हम बोलते हैं कि भाई कोई चीज मैक्रो लेवल पर काम कर रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का पार्ट है, मैक्रो लेवल पर काम करता है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए सर, वो कि कौन कौन प्रिपेयर करता है इसको, कौन है वो जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है वो है आरबीआई। और आरबीआई के अंदर भी एक क्या बना रखी है, कमेटी बना रखी है, एमपीसी। क्या है ये एमपीसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कमेटी, जो कि कब स्टेब्लिश की गई, 2016 में। वैसे तो पहले से थी, बट 2016 से एकदम एक्टिव हो गई। और इसकी रिकमेंडेशन किसकी की थी, इसकी रिकमेंडेशन थी उर्जित पटेल जी की। उर्जित पटेल की एक कमीशन बिठाया गया था, उसी कमीशन ने, कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आपको क्या करना चाहिए, एक अलग से कमेटी बना देनी चाहिए जो साल में मिनिमम 4 बार तो मिलनी चाहिए, 4 बार उसकी मीटिंग होनी चाहिए, और अगर 6 बार हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, 6 टाइम्स अगर वो मिले तो बेस्ट है। और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी को एवरी 2 मंथ्स पर क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। एवरी 2 मंथ्स पे इसको क्या करते रहो, चेक करते रहो। इसीलिए 6 बार मिलने चाहिए वैसे तो ये, पर अगर बोलते मिनिमम 4 बार तो कम से कम मिलना ही है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन होता है भाई, तो इस कमेटी के अंदर टोटल जो लोग होते हैं 6 लोग। 3 लोग होते हैं आरबीआई के अंदर के, और 3 लोग होते हैं आरबीआई से बाहर के। और जो ये 3 लोग आरबीआई के अंदर हैं, उसी में से एक होता है चेयरमैन, जिसका नाम है आरबीआई गवर्नर। यही हाँ, पुरानी बातें पड़ेगा आपको, खाइए चावल भी अभी। करिए करिए अभिषेक जी, पहले अपना चावल का बयान सुन लें। हम तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहेंगे। गुड इवनिंग सर। हो गया आपका पुराण खत्म? ध्यान दो, कृपया कर सभी लोग अपने घर के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कुछ ऐसा सुनने को हमारे कानों को ना मिल जाए जिसकी हमने कल्पना नहीं करी है। ठीक है, कहीं पंडित जी जैसे वायरल ना हो जाए। ठीक है, कृपया ध्यान रखा जाए इस बात में। क्लियर बात है यहाँ पर? तो एमपीसी का ये रोल है, एमपीसी कमेटी है। अब आरबीआई भी क्यों बनाती है, ये भी बड़ा रीजन है कि भाई क्यों जरूरत है हमें ये आपका क्या बनाने की, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहला तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम क्या मैनेज कर पाए, हम मैनेज कर पाए किस चीज को, मनी सप्लाई को। क्या है,
मुद्रा की आपूर्ति को। दूसरी चीज हम किस चीज को मैनेज कर पाए, हम मैनेज कर पाए इसके, अगर मनी सप्लाई की बात हो रही है तो दूसरी हम देखें कि प्राइस स्टेबिलिटी की, ठीक है, यानी कीमत के अंदर स्थिरता लेके आने की बात हो रही है यहाँ पर। और तीसरी चीज हम इसके अंदर और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन वगैरह को देखेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन पे किस तरीके से फर्क पड़ता है इसका। कैपिटल फॉर्मेशन, अभी कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पूंजी निर्माण। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे प्राइस स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा तो हम चेक करेंगे इन्फ्लेशन, और हम कोशिश करेंगे कि हम क्या चेक कर पाए, हम कंजम्पशन लेवल चेक करेंगे, ठीक है। और कंजम्पशन और इन्फ्लेशन चेक कर रहे हैं तो लगे हाथ हम इस पे सेविंग भी चेक कर लेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को बनाए रखने के लिए, एक मार्केट को, एक कंट्री को स्टेबल बनाए रखने के लिए एक गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करती है, प्लान करती है कि भाई इसे मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करनी है, जिससे मार्केट के अंदर पैसे की वैल्यू बनी रहे, इन्फ्लेशन हो चाहे कंजम्पशन हो चाहे सप्लाई ऑफ मनी हो, इस सभी चीजों को क्या कर पाए, टैगल कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देख पाए कि ये सारी चीजें मिलके क्या कर रही हो, सोशल जस्टिस भी देख रही हो, सोशल जस्टिस भी हो रहा हो। ऐसा ना हो कि भाई मार्केट के अंदर बुरी तरीके से क्या आ जाए, इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें देखने का काम कौन करता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी करती है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देने का काम करा है मिल्टन ने। मिल्टन फेड्रिम फायरमैन करके नाम एक, और याद रखना मिल्टन फायरमैन जो है वो भाई साहब जो हैं वो क्या हैं, वो आपके, उनको इस पर्टिकुलर काम के लिए, अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो 1976 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन इकोनॉमिक्स। और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को ही रिगार्डिंग मिला था, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर बात, ठीक है। आरबीआई का एक टारगेट होता है कि वो इन्फ्लेशन को 2 से लेकर के 6% के बीच में रखे। किस लेवल पर, कंज्यूमर के लेवल पर। समझ में आ रही बात यहाँ पर, यहाँ पे किसी को डाउट हो प्लीज पूछो, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ लक्ष्मी बोलो बेटा। सर आपने ये 2 मंथ्स में क्या बताया था? 2 मंथ्स बेसिकली हर 2 महीने बाद पॉलिसी को क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। और कि ये कैसे, अभी जो बताएं 2 क्या से 6% कंज्यूमर वाला, इन्फ्लेशन को किससे कितने बीच में रखना है, 2 से 6% तक। तो कंज्यूमर बास्केट को चेक करते हैं। है कुछ, बस ये याद रखो भी कितना, कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% पे रखना है हम लोगों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, ठीक है। ठीक है सर। और बताओ भाई, हाँ विक्रांत बोलो। नहीं सर, वो लास्ट पॉइंट वही पूछ। ओके क्लियर है, बढ़े आगे, सभी ने कॉपी कर लिया, चलें बढ़े। सर 1 सेकंड। हो गया सर। चलो, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने बता तो दिया इतनी सारी प्रॉब्लम से डील करता है, तो रियलिटी में डील करता कैसे है। तो भाई डील करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई खाना बना लो, तो खाना बनाने के लिए हम टूल भी तो डिसाइड करेंगे ना, खाना कैसे बनेगा। तो अब कुछ इसके टूल्स भी होंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स होते हैं, एक होता है कौन सा,
एक जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मात्रात्मक, या फिर इसको हिंदी में और बोलते हैं परिमाणात्मक, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं गुणात्मक। ये क्या मतलब है? सपोज करिए कोई आपसे बोल के जा रहा है कि मैं आपसे 30% प्यार करता हूँ। कितना प्रतिशत प्यार करता हूँ? 30%। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन दिख रही है? यस और नो? नो नो सर। सर। मैथ में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज जो टर्म क्लियर हो जाए वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है। पर एक मान लो एक बालिका है, ठीक है, और वो आपको देख करके बिल्कुल मुस्कुरा करके भग ली आगे की तरफ। अब आपके दिमाग में पता ही नहीं क्या थॉट चल रहे होंगे, ठीक है, कि भाई मतलब कहीं मतलब तुम्हारे भाई का कुछ हो तो नहीं सकता। अब उस थॉट के नीचे दबे हुए हो, हाँ क्या ही हो गया, मतलब जवाब नहीं दिया, ठीक है, एन नंबर ऑफ थॉट चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुणात्मक बात है। तो जब कोई लड़की आपसे बोल के चली जाए, सुनो भाई मैं आपसे सिर्फ 3% प्यार करती हूँ, बाद बाकी 23% में अभिषेक से प्यार करती हूँ, बचा हुआ 6% में राहुल से प्यार करती हूँ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तुम अपना देख लो तुम्हारे को कितना मिल रहा है प्यार, ठीक है। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं क्या? मात्रात्मक स्थिति। अब आ जाओ इकोनॉमी के टर्म में कैसी बात होती है। जब भी इकोनॉमी के टर्म में बात क्लियर नंबर्स में हो रही हो कि हाँ भाई ये वाली चीजें, जैसे आप देख रहे हो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी रेट वाली बातें हो रही है, रेट या रेशियो में बातें हो रही है, किस में बातें हो रही है? रेट या रेशियो के अंदर बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि बात कैसी हो रही है भैया? क्लियर बात हो रही है। और जहां पे रेट एंड रेशियो की बात नहीं हो रही है, यानी वो बात कैसी है आपकी? गुणात्मक है। क्लियर बात यहाँ पर? कोई डाउट इस बात में? अब देखो वो कौन कौन से टूल है। अरे इंग्लिश वालों के लिए तो लिखना ही भूल गया। एक है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव। अब देखो जरा यहाँ पे, एक से रफ कर दूं। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए टूल है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्यों, किसके अंडर में काम करती है। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि खाना बनाना है, तो आप मानो क्या करोगे? खाना बनाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए ना, तो देश के अंदर वो प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑल जो चीजें आती हैं, उसको क्या करा जाता है? उसको मॉनेटरी पॉलिसी से टैकल किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो किचन है जिसके अंदर ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्लियर हो गई? हो गई सर। कहीं ऐसा हो कि बेवजह हाँ बोल दिया। देखो नहीं जरा सर, क्लियर है। क्वांटिटेटिव के अंदर कौन कौन से मेजर्स उठाए जाते हैं, जैसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इनको ध्यान से देख लेना। एक है आपका क्या? अंकित मिश्रा, अच्छा सर क्या नाम है, मेरे को इतनी लेट कौन आ रहा है। एक है CRR, दूसरा है SLR, तीसरा है रेपो रेट, चौथा है बैंक रेट, पांचवा है आपका क्या, और कौन सा होता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सारे हैं आपके क्या, क्वांटिटेटिव टूल्स। और अगर हम बात करें किसकी, क्वालिटेटिव टूल्स की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे आप RBI के साथ क्या करते हुए नजर आओगे? आप मतलब कि RBI के साथ बार्गेनिंग करते हुए नजर आएगी। RBI प्रेशराइज नहीं करेगी आपके ऊपर, आपको सिर्फ क्या बोलेगी कि भैया जरा देख लो अगर हो पाए तो कुछ। ये उस वाले सीन पर चल रही है। यानी यहाँ पर आपसे जो बात करेगी वो करेगी रिक्वेस्ट, कि जैसे ज्यादा लोन मत दो, इस तरीके की जो बातें करती हुई दिख रही है ना, वो सिनारियो जहां पर RBI क्या कर रही है आपसे, रिक्वेस्ट कर रही है, आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका क्वांटिटेटिव टूल। जैसे इसके अंदर एक बड़ा फेमस टूल है क्या, मार्जिनल रिक्वायरमेंट।
मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, आपका क्या कहते हैं गाइडलाइंस, आपका क्या कहते हैं रिक्वेस्ट एंड ऑल, क्रेडिट कंट्रोल, या ऐसे बोल लो क्रेडिट राशनिंग, इस तरीके की चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऑप्ट की जाती हैं ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। क्लियर है बात यहाँ तक? अब एक एक को समझते हैं। क्या लिखा था फिर से बोलना, मैंने देखा नहीं। सर मॉनिटोरियम कुछ बोलते हैं ना, आरबीआई है। हाँ वो एक अलग चीज है, उसके अंदर आप उसको ना इसमें रख सकते हो, पर अच्छा सा नहीं लगता, ठीक ठीक सा नहीं। मॉनिटोरियम होता क्या है सुन लो, जब वर्ड आ गया तो मैं बता दूं। बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से कह लो मॉर्गेज वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज करो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने बोला कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं बैंक को लोन पे दे दूंगा, और मैं बैंक से हर महीने कुछ पैसे लेता रहूंगा। बैंक से क्या लेता रहूंगा मैं, कुछ ना कुछ हर महीने पैसे लेता रहूंगा, और बाद में जब इसके बदले में कोई जाएगा कुछ मांगने के लिए, तो बैंक बोलेगा पहले वो पैसा चुकाओ, उसके बाद ही जाकर के आपको चीजें मिलेंगी। इसे ही बेटा सुनो, किसने पूछा था ये? विक्रम आपने पूछा होगा। यस सर। इसको ही बेटा क्या कहते हैं, इसी के लिए एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, क्या? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है चलो बढ़े आगे, पहले से कॉपी कर लो, हम एक एक को पढ़। हाँ सर लास्ट में क्या लास्ट लिखा है? रिक्वेस्ट, और सर वो क्रेडिट वाला क्या था? क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट। राशनिंग ओके सर, इसका मतलब क्या होता है? बताएंगे बेटा, पैसे इसी बात के लिए जा रहे हैं। जी सर। सर एक तुम्हें क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक भी होता है। वाओ, वो कॉस्ट ऑफ बैंक होता है ना, तो वो कमर्शियल बैंक के अंदर का पार्ट है। आई बात समझ में? आ गई सर। आधी बातें तो हाँ बोल देते हैं बच्चे हम ही, चाहे ना ही आई हो क्या। चलो आगे बढ़ो। क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट राशनिंग एक ही है ना सर? नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। ये जो पूरा पूरा का पूरा तामझाम देख रहे हो, यहाँ देखो, ये पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी जो देख रहे हो ना, वो क्रेडिट कंट्रोल के लिए होती है। यानी ये कह सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल कुछ ये है, सॉरी क्रेडिट राशनिंग कुछ ये है, तो उसके अंदर एक पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपका क्रेडिट कंट्रोल है। आई बात समझ में? यस सर। चले बड़े भाई। जी सर। आज पता है मैं ना वो फील नहीं कर रहा हूँ पढ़ाते वक्त, कैसे नहीं होता है, कैसे आ, वो होता नहीं है मतलब एनर्जेटिक टाइप का, जैसे मैं नॉर्मली फील करता हूँ। आज मैं पता डाउन डाउन सा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप लोगों सब्जेक्टिव को फ्लेवर लेके। हाँ, वो आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है सर हमें थोड़ा। समझ आ रहा है, लग रहा है हमें। लग रहा है ऐसा यस सर। अब आप थोड़ा भी एनर्जी से पढ़ाओ। कि हाँ मतलब कि सर आज ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सुस्त सुस्त से हैं। देखो जरा, चलो ध्यान दो, क्या कह रहे थे हम? तो हम पहले लेते हैं, हाँ दो बच्चों को उठाते हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट देखते हैं। ये दोनों के दोनों टूल जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो आपके आते हैं किसके अंदर, आपके रेशियो के अंदर दो बड़े टूल आते हैं। एक है आपका क्या, CRR, और दूसरा है आपका SLR। CRR की क्या फुल फॉर्म है?
कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर की क्या फुल फॉर्म है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। अब यहाँ पे भी समझो, इसे हिंदी में बोलते हैं नगद कोष अनुपात। और दूसरा है जिसको बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही नन्ना मुन्ना राइट है। ध्यान से समझो, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। ये है आपका एक कमर्शियल बैंक। क्या है? कमर्शियल बैंक। सपोज करो मैं नाम लिख देता हूं बीबी। अब ये बैंक है बीबी, और आपका दूसरा बैंक जो है ठीक है, कौन सा? आरबीआई किंग। ठीक है, तो अब मान लो कि इस बैंक के पास, पब्लिक के पास से डिपॉजिट आ रहा है। अब देखो किसे कहते हैं एनर्जी आना। रिया, इस डिपॉजिट को क्या नाम देते हैं? फटाफट से बता दो। क्रेडिट। बहुत बढ़िया रिया, इस डिपॉजिट को क्या नाम देते हैं? फिर से बोलो। क्रेडिट। बहुत बढ़िया। मैं हमारा 10-12 क्लासेस बेकार, एकदम खत्म। अंशिका जी बताइए। हाँ, नहीं समझ में आया। हृदय से क्या टाइप कर दो, टाइप कर दो, टाइप कर दो। डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, और आदित्य बताओ क्या आदित्य जी? सही बोलो आदित्य। से नहीं पता। हाँ भाई अभिषेक। लायबिलिटी सर। हाँ, डिपॉजिट लायबिलिटी होता है सर। डिपॉजिट का कौन सा प्रकार बोला जाएगा इसको? कासा। कर लो डिसाइड पहले। नहीं, कासा होता है ना वो करंट से। पूछ नहीं रहे हैं हमसे, ये हमको बता रहे हैं, और गलत बता रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं उनका। हाँ राहुल जी। हाँ बोलो सगुफ्ता, फटाफट बोलो। सर सेविंग डिपॉजिट होगा क्या? पब्लिक कर रहे हो? गलत, बैंक बैलेंस भी गलत। अरे यार, इसको सीधा नाम क्या दिया जाएगा? तुम लोग कहाँ ध्यान रखते हो अपना? एक कुछ नहीं है सर जी, डिपॉजिट है, डिपॉजिट, इसको टोटल डिपॉजिट बोलते हैं। अब इसके अंदर दो अलग अलग टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से भाई? एक सर सेविंग जो और फिक्स। कभी भी निकाल सकते हो, जो कभी करेंट और भी सेविंग। नहीं यार, सुन लिया करो। कभी भी क्या कर सकते हो? जिसे विड्रॉ कर सकते हो, तो उसे डिमांड बोलेंगे। डिपॉजिट। बहुत बढ़िया मेरे लाल,
डिमांड डिपॉजिट। और जिसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया है वो कहलाता है आपका फिक्स डिपॉजिट। अब ध्यान दो, कॉन्सेप्ट में हल्का सा डीप में लेके जा रहा हूं, ध्यान देना, समझना। टोटल डिपॉजिट के अंदर से जब मैंने किसी और बैंक से कुछ उधार लिया हो, क्या लिया हो, किसी और बैंक से कुछ उधार लिया हो, उस डेप्ट को माइनस कर देता हूं, तो जो बचता है वो मेरा कहलाता है नेट डिपॉजिट। क्या कहलाता है? नेट डिपॉजिट। हाँ, टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं, नेट डिपॉजिट। और इस वाले डिपॉजिट को क्या कहेंगे? जिसके अंदर से भी डेप्ट माइनस नहीं करा है, यानी एक तरीके से कहूं कि बैंकिंग की आप, ये कौन है, किसका माइक खुला रह गया? इसे ग्रॉस टोटल डिपॉजिट या ग्रॉस डिपॉजिट कहते हैं। और क्लियरली समझ में आ रहा है क्या होता है? अब ये बच्चों के दिमाग में नहीं आया सर डेप्ट क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, आपको याद करो, हमने कल ही क्वेश्चन कर रहे थे कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो पहले तो एक बैंक दूसरे बैंक से मदद मांगता है ना, और जब वो बैंक मदद करता है तो वो पैसा भाई वापस भी तो करना है, तो उसके डिपॉजिट में से वो माइनस हो जाता है, और उसके बाद जो उसका डिपॉजिट बनता है उसे नेट डिपॉजिट कहते हैं। उस नेट डिपॉजिट का एक रेशियो किसके पास जमा करना पड़ता है? आरबीआई के पास। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश डिपॉजिट का जो रेशियो, जिस रेशियो में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, रिजर्व करते हैं, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट करते हैं, तो इस डिपॉजिट को हम बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं क्या? CRR। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्योंकि अगर CRR डिपॉजिट करने में अगर इस रेशियो को हम कम कर देते हैं, अगर इस रेशियो को हम क्या कर देते हैं, कम कर देंगे, तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसको हम ज्यादा कर देते हैं तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मनी ऑफ फ्लो अगर ज्यादा होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढता रहना और इन रेटों को बार बार चेंज करते रहने का काम करती है आपकी आरबीआई। ठीक है, पहली बात। अब पूछो किस 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 बात में डाउट है। हाँ अभिषेक पूछो, क्या पूछे थे? सर ये कह रहा है जो सीआरआर आपने बताया, ये जो ग्रॉस जो आपने बताया टोटल डिपॉजिट, उसका परसेंटेज रखते हैं या फिर जो आपने नेट डिपॉजिट का? नेट डिपॉजिट का परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट का नहीं रखते हैं सर? नहीं, वैसे तो कई जगहों पे बुकों पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टोटल डिपॉजिट ही हाँ देखने सर, को टोटल मिलता ही है। देखा है। हाँ मैं बता जी। रहा हूँ ना, बट रियलिटी में नेट डिपॉजिट पे रखा जाता है। ठीक है, हाँ भाई सगुफ्ता बोलो। सर वो आपने स्टार्टिंग में क्या बोला, वो वॉइस नहीं आई मेरे को। अब मैंने बोला कि ये कैसे मुझे याद होगा यार? नहीं सर, वो जब आप वहां पर लिख रहे थे मेरे को सीधा वहीं से सुनाई में आया CRR क्यों, फिर वो कम ज्यादा, उससे पहले का पता नहीं। तुम्हें पता चल, तो अच्छा प्लीज। ये वाला। हाँ सर, देखो, ये CRR से तो जब मैंने जब सुना देखो है। सुनो, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश डिपॉजिट करता है और उस डिपॉजिट को जिस रेशियो में रखते हैं उस रेशियो को सीआरआर कहते हैं। ठीक है, हाँ राहुल पूछो, क्या पूछे थे? सर बैंक में जो डिपॉजिट रहता है वो तो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता होगा ना डेली बेसिस पे, तो ये हाँ रेशियो कैसे फिक्स करके रखते हैं? भैया एक बात समझो, शाम के टाइम तो आपको क्या करना पड़ता है? टैली करते हो ना आप बैलेंस को? क्लोजिंग हाँ, उसी डे क्लोजिंग एंड। बैलेंस को तुरंत ट्रांसफर करना पड़ता है। डेली बेसिस पे होता है सर? डेली बेसिस पे। ठीक है,
हाँ अभिषेक पूछो। सर सीआरआर ओवरनाइट रखा जाता है। हाँ नहीं, ये थोड़ी ना पैसा वापस ले लेंगे। रिजर्व का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? नहीं तो जैसे अगले दिन सर, वही तो कह रहा हूँ, जैसे अगले दिन डिपॉजिट हमारा घट गया काफी ज्यादा, तो क्या हम आरबीआई से उतना पैसा निकाल लेंगे, वापस क्यों? ले आएंगे? वो तो कल के डिपॉजिट पे पैसा रख रहे हैं ना। हाँ तो कल जब रखेंगे तो क्या वापस ले लेंगे, अगर जैसे हमारा डिपॉजिट घट गया है तो? अरे मेरे लाल, सपोज करो अब ये वो वाली बात ऐसे समझो कि मान लो कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, पर कम ज्यादा जो हो रहा है एक एवरेज भी तो होता है ना एक बैंक का, कि हाँ भाई हमारे पास मंथ का इतना आता है, ठीक है, तो उस पे हम उठा के रखवा देते हैं। अच्छा, अगर किसी को डेली बेसिस पर सीआरआर देखना होता है तो वो डेली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर उसके अकॉर्डिंग सीआरआर के रेट चेंज होते रहते हैं। नॉर्मली क्वार्टरली रेट चेंज होते हैं, तो जितना पैसा आप बेसिकली हर बार आप देखते हो, जिनकी 4 बजे बैंक से छुट्टी हो जाती है उसके बाद वो बैंक में बैठ के क्या करते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं? नहीं ना, वो यही चेक कर रहे होते क्या बैलेंस हमारे पास आया और हमें कितना रिजर्व भेजना है आरबीआई के पास। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? तो ये चेक होता रहता है। पर डिपॉजिट कम हो जाएगा तो डिपॉजिट कम कैसे होगा? कैसे डिपॉजिट कम हो जाएगा भाई? कैश कैश फ्लो निकल जाता है सर, डिपॉजिट कम होता है। अरे कैसे, मतलब कि लोगों को वापस पैसा दे रहे हो ना आप उनका, हाँ उन, क्योंकि लाइबिलिटी है वो। है ना, यही बात हो रही है ना, आप पैसा वापस दे रहे हो, पर आप उनको क्या पैसा वापस करोगे? पूरा का पूरा पैसा उठा के सबका बैंक मांगने नहीं आ जाएगा कोई एक दिन में? तो जब भी मंगन ठीक पे है, ही होता है वो। हाँ, नहीं सर, कहना ये है कि फ्लक्चुएशन तो होता ही है ना, तो तो मतलब फ्लक्चुएशन मंथली रिजर्व रहता है, में बाई होता है। मंथली रहता है, या फिर डेली रहता है, ये देखो चीज पूछ रहे हैं बेसिकली सीआरआर। क्या है, बेसिकली क्या है, सीआरआर वैसे हर 2 महीने बाद चेंज होता है, ठीक है, तो अब ये आरबीआई इसको किस तरीके से कंट्रोल करता है या ये पैसा कैसे भेजते हैं, इसके बारे में ज्यादा क्लेरिफिकेशन है नहीं मेरे पास, ठीक है। हाँ मुझे जो पता है, जितना मेरे को पता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये ओवर अ नाइट बैलेंस जरूर भेजते हैं अपना, कि हाँ भाई हमारे पास इतना डिपॉजिट आया है, ठीक है। अब उस डिपॉजिट को ये ओवर अ नाइट पहुंचा देते हैं या फिर इसको मान लो मंथली पहुंचाते हैं, बट ये डिपॉजिट भेजना होता है इनको अपने कैश का, किसके पास? आरबीआई के पास। गाड़ी आती है एक बैंक की तरफ से हर बार, जो पैसे को लेके जाती है और लेकर के आती है, ठीक है। एक अपने हेडक्वार्टर पे भी पैसा भेजते हैं, हर रोज पैसा भेजा जाता है, हर 2 दिन बाद भी भेजते हैं कुछ बैंक, और आपका क्या कहते हैं, क्या नाम है, आरबीआई के पास भी भेजते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? और किसी को डाउट हो प्लीज पूछो, एक बार गूगल कर लेना अभिषेक इसके बारे में, और ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोल दिया कर। ओके सर। ठीक, सर ये इन्फ्लेशन को कैसे कनेक्ट किया था सर आपने? कर, यही बेटा कल जब इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि पढ़ लेना इन्फ्लेशन ढंग से। हाँ, सर वो अगर तो सीआरआर सुनो, सीआरआर अगर ज्यादा होगा, अगर इसका रेट ज्यादा होगा, मान लो सपोज करो कि 4% सीआरआर है, कितना है? 4%। अब 4% अगर सीआरआर है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो मैंने 100 रुपए अगर डिपॉजिट हुए पड़े हैं बैंक के पास, तो उसका 4 रुपए किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो लोन देने के लिए कितना पैसा बचा सिर्फ उसके पास? 96। अच्छा, अब मान लो कि इसके रेट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 रुपए, हम्म। तो अब कितना बचा? अब 90 रुपीज ही से बचा। तो ये ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा कि ये सर वो इन्फ्लेशन? 96 ज्यादा करेगा ना इन्फ्लेशन बस क्रिएट। अब देख लो, सीआरआर को अगर कम कर दिया हम्म। तो फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगी? अच्छा ऐसे, ठीक है, हाँ सर समझ गया। हाँ राहुल जी पूछिए। राहुल जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे कुछ? सर जैसे कि आपने अभी बताया कि गाड़ी आती है कैश लेने के लिए, सपोज कीजिए एक महीने में एक बैंक में 5 लाख रुपए कैश जमा होता है और 50 लाख रुपए ऑन। आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं सुनाई नहीं दी, फिर से बोलो आप। हेलो? हाँ बोलो, फिर से बोलो, सुन रहा हूँ। हेलो? आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही, बोलो।
फिर गई आवाज। राहुल लिख दो यार अगर पॉसिबल हो तो। सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है, रहने दो सर। बाद बोलो में। बोलो फिर से बोलो। कोई नहीं, आप एक बार बाद में पूछना, अभी क्वेश्चन लिख लो आप साइड में अपने पास। सीआरआर के रिगार्डिंग और चीजें देखो बच्चों जरा, जब सीआरआर चल रहा है बाद में पूछा था, ओके कोई इशू नहीं। देखो सीआरआर के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें देखो। जैसे सबसे पहली चीज क्या है कि एक तो इस सीआरआर पे आरबीआई कोई भी क्या नहीं देती है, इंटरेस्ट नहीं देती है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, सीआरआर के इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देने का जो काम करा था वो करा था जेम्स केन्स ने। ठीक है, और इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करने का काम करा था यूएस में। ठीक है, यूएस में भी कौन सा, यूएस फेडरल सिस्टम का गवर्नमेंट जो है आपका यूएस फेडरल रिजर्व, ये क्या है भाई, ये यूएस का क्या है, सेंट्रल बैंक है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही वहां पर क्या है, वहां पर क्या है आपका यूएस फेडरल रिजर्व। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है। एक बात ये, एक बात और ध्यान रखना, आरबीआई कोई भी अमाउंट, एनी अमाउंट ऑफ सीआरआर क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसके लिए क्या, कोई भी लीगल मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जब कोविड चल रहा था, तो 2020 में, तो इसका जो रेट था वो था 3%, और अब जो है मई के रेट के अकॉर्डिंग अगर देखें, मई जून के रेट के अकॉर्डिंग वो कितना है, 4%। एक बार कोई गूगल करके मुझे रेट बताएगा, रियल रेट क्या चल रहा है, एक बार फटाक से नहीं कोई गूगल करके बताए, कोई भी एक बच्चा गूगल करके बताए सीआरआर का रेट क्या चल रहा है इस समय, एग्जैक्टली अभी अभी करंट में क्या चल रहा है। 4%। कितना, 4। ठीक है, तो कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, कुछ भी कर सकती है आरबीआई, इसके लिए कोई भी लीगल वो नहीं, बाउंडेशन नहीं आरबीआई के ऊपर। ठीक है, अब ये 3% क्यों था और ये 4% क्यों हो गया, क्योंकि 3% इसलिए था क्योंकि उस समय मार्केट में क्या था, फ्लो ऑफ मनी क्या थी, कम थी। वेरी गुड। और अब क्यों ज्यादा कर दिया, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी फिर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ हाँ, रही है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है बात यहाँ पर, कोई डाउट यहाँ पे किसी को। अच्छा, सीआरआर सभी बैंकों को रखना पड़ता है। ठीक है, सीआरआर सभी बैंकों को रखना पड़ता है, कोई भी बैंक को, ऑल बैंक मस्ट बी कीप, एंड आरबीआई जो भी रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो दो लोगों के लिए अलग अलग करता है। जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनके लिए तो क्या लगेगा आपका, जितने भी आपके शेड्यूल बैंक होते हैं उनके ऊपर तो आपका नॉर्मल लग जाता है, बट आरआरबी जो होते हैं, आरआरबी होते हैं आपके, और जो आपके क्या कहते हैं जो आपके कॉर्पोरेट बैंक होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर आरबीआई अलग से सीआरआर के रेट लगाती है, सेपरेट रेट प्रिस्क्राइब कर रखे हैं इनके अलग से। इनके लिए नॉर्मल वाले रेट नहीं लगते जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक पे लगते हैं। ठीक है, चले बढ़े आगे, यहाँ तक किसी को डाउट हो प्लीज बताओ।
नो सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखो, सीआरआर और क्या करता है। सीआरआर समझा रहा हूँ ये बहुत डेप्थ में। सीआरआर और क्या करता है, सीआरआर किस तरीके से इसमें और भी चेंजेस हुए हैं ये भी देखो। तो जब आपका क्या हुआ था, जब आपका क्या हुआ था, याद करो, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। यानी डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब क्या हो गए थे आपके 500, ये बात तो सभी को याद ही होगी, 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए थे, गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि लीगल टेंडेंसी नहीं है। तो उस समय पर आपका सीआरआर जो था वो क्या हो गया था, सीआरआर को क्या कर दिया गया था, उनको बहुत बड़ा क्या देखने को मिला था, इंक्रीमेंटल किया गया था, इंक्रीज किया गया था सडनली, इंक्रीज करा गया था सीआरआर को। क्यों, क्या रीजन था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो बैंक के पास डिपॉजिट था वो क्या हो गया था, इंक्रीज। डिपॉजिट बढ़ बहुत गया। ज्यादा हो गया था। और इस डिपॉजिट को क्या करना पड़ा था भाई, रोकना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे फिर से क्या कर दिया जाए, फ्लो को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इसलिए फ्लो को रोकने के लिए इसको अचानक से क्या कर दिया गया था, बहुत हाई लेवल तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ पे पूछो प्लीज। एक और चीज देखो, सीआरआर और क्या करता है भाई, सीआरआर के अंदर बोला गया, एक आपकी स्कीम आई थी आत्मनिर्भर करके, इसके अंदर सॉरी आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसमें बोला गया है कि जो सीआरआर होगा वो कितने से कितने, 4% से लेके 3% के बीच में ही रहेगा। ऐसी स्कीम बनाने की कोशिश करी गई है जिससे मार्केट में ठीक ठाक सा पैसा पहुंचता रहे और इकोनॉमी को क्या किया जा सके, रिवाइव किया जा सके, फिर से ठीक करा जा सके इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात कर रहे थे। और साथ ही साथ क्या है कि दूसरी बात, टैक्स वगैरह जो है कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि भाई टैक्स वगैरह के लिए भी कुछ क्या करा था इन्होंने कि आपको टैक्स फिलिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि हमारी जो अभी इस समय जो इकोनॉमी थी वो क्या किस चीज से गुजर रही है, कोविड क्राइसिस से गुजर रही है। तो यहाँ पर कई सारी चीजों को क्या करा गया, नेग्लेक्ट भी किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, सो बेसिकली 2 फेजेस में सीआरआर को कंसिडर किया गया था। कोविड के टाइम पर जब रिकवरी हुई थी, एक फेज में 3.5% था और अब फिर से वापस बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 4% कर दिया गया। अभी रिसेंटली मुझे बच्चे ने देख के बताया कि हाँ सर 4% हो गया है, और जबकि 2020 में कितनी थी, 3% ही थी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, शायद सीआरआर के ऊपर एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ अभिषेक पूछो बेटा। सर इसकी रेंज मिनिमम मैक्सिमम नहीं होती है, आपने बताया कुछ। नहीं नहीं होती है। सर 3 से 15 कहीं कहीं पे देखा है लिखा हुआ, 3 से 15 के बीच में रहना चाहिए। ये वो है, समझ रहे हो क्या, रहना चाहिए। अरे बात आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि रहेगी ही, कुछ शुड भी भी रख लगा सकते था हैं। सर। अब भैया कहाँ लगाया था ये बड़ा मैटर करता है ना, अब किसी राइटर ने अपनी किताब में लगा दिया तो वो अथॉरिटी तो है नहीं। बात समझ रहे हो, अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी तो आपकी आरबीआई है। और ज्यादा दिक्कत हो कभी भी तो क्या करो, आप जाकर के क्या पढ़ लो, सीआरआर वगैरह के लिए जो भी क्या आती रहती है,
नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, वो भी देख लिया करो। FAQ वाला एरिया जाकर के देखोगे किसका, आपका किसका, RBI का, तो वहां पर आपको क्लियर कर देगी और अच्छे से। एक बार जरूर महीने में, हफ्ते में जाके चेक कर लिया करो कि भाई क्या नया आया है। जैसे कुछ एक चीजों को क्या करा गया है, एग्जेम्प्ट करा गया है, किससे, आपका किस चीज से, CRR से। अभी बताऊंगा किस चीज से। देखो जरा, पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, वैसे स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सर। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं सर। चलो देखो, व्हाइट बोर्ड दिखेगा। दिखा व्हाइट बोर्ड? यस सर। चलो बढ़िया, आखिर तुमको व्हाइट बोर्ड दिख गया। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो फिर, दिखा है तो व्हाइट बोर्ड। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं। कोई सी दे रहा है। पूरी क्लास में जितने ऑप्शन थे सारे एक्सप्लोर कर दिए। बताऊं मैं, हो गया हो तो? यस सर। देखो जरा, क्या बोल रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो बोल रहा है कैश रिजर्व रेशियो क्या हो सकता है, द रेशियो कैश होल्ड टू रिजर्व, द रेशियो ऑफ कैश होल्डिंग टू रिजर्व ऑफ बैंक। ये तो गलत है, तो डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। द शेयर ऑफ नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर कैश, ये भी गलत है। ठीक है, अच्छा जी, और the share of net deposit and time liability that bank have to hold as a balance with RBI, okay ठीक है, to the share of net deposit and time deposit that bank have to hold as a liquid asset, ये गलत है। इसका सही आंसर है बी। ठीक है भाई। अच्छा, टाइम लाइबिलिटी क्या है, एक बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों के। सर हाँ। वही टर्म डिपॉजिट है क्या? हाँ, समझदार हो ही यार, बहुत जल्दी समझ थैंक यू गए। सर। तो सर नेट नहीं हुआ ना, आप जो बता रहे थे नेट डिपॉजिट को रखते हैं, हाँ तो दोनों नेट चीजें हैं ना फिर डिपॉजिट, तो। देखो नेट नेट एंड टाइम डिपॉजिट, दोनों है। सुन तो लो चचा, हमारी सुन लो, सुन लो, ठीक है। बेसिकली जब
मैंने जब आपको बताया है तो मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में बताया कि भाई नेट डिपॉजिट लेते हैं, बट जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट, क्योंकि जब आपका बैंक जो होता है वो इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर देता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कि भाई जो हमारा डिपॉजिट है वो टाइम डिपॉजिट क्या है आपका, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट है। बाद बाकी जो हमने टाइम डिपॉजिट लिया है, क्योंकि हम तो उसे डिपॉजिट मानते हैं, बट जो हमने टाइम डिपॉजिट लिया वो बेसिकली इनके लिए क्या है, टाइम लाइबिलिटी है, भाई वापस करना है टाइम के एक टाइम के बाद। हालांकि लाइबिलिटी तो ये भी होती है, बट इसको नेट डिपॉजिट इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसके अंदर से क्या माइनस कर चुके होते हैं, अपनी डेप्ट को माइनस कर चुके होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? तो ये ज्यादा बेस्ट, जो बेस्ट वर्जन है लिखने का वो ये ज्यादा बेहतर लगता है आपकी बैंकिंग की लैंग्वेज में। क्लियर है? वो समझाने वाली बात थी। क्लियर है बात यहाँ पर? इसको पर इसमें तो तुम अगर ये दिमाग नहीं भी लगाते तब भी इसमें से ए, सी और डी तो वैसे भी आंसर नहीं बनते, क्योंकि बहुत ही बकवास लिखी हुई बात है। और किस किसने और आंसर दिया, जरा मैं चेक कर लूं एक बार चैट बॉक्स। अभिषेक आपने सी आंसर दिया है। सर अपने पास भी तो होल्ड कर सकता है, वो जरूरी थोड़े कि आरबीआई को भेजे। वाह, आरबीआई खैनी बनाएगा फिर, है ना? वो वहां पर आरबीआई का जो वहां पर चेयरमैन है वो क्या करेगा, मुझे रुक जाओ मैं शक्ल दिखा दूं। आरबीआई का चेयरमैन क्या करेगा, वो 3 पत्ती बांटेगा एमपीसी के सामने बैठ के, बोलेगा भैया आज कैश वैस कुछ आएगा नहीं, अपने पास ही होल्ड करके बैठे हैं, चलो बांटो। मॉनिटरिंग करेगा सर वो। अभिषेक ऐसा है, सुनो ठीक है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष ना बनो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बनो, ठीक है ना? कि क्या है भैया, अच्छा कैश लाने में दिक्कत हो रही है क्या, अच्छा ट्रैफिक है, नहीं घर ही रख लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाभी को दे जाना, शक्तिकांत, हाँ उनको दे जाना, भाभी को दे जाना, वो देख लेंगे। भाई ऑफिशियल स्टडी चल रही है, कल को आईएएस ऑफिसर बनोगे तो तुमको कोई पेमेंट देगा मार्केट में भेजने के लिए, तो तुम क्या कहोगे कि भाभी को भेज देना? विषय का ऐसा नहीं होता है भाई। नहीं सर, बुक्स में तो एंट्री जाएगी ना, बुक्स में तो एंट्री जाएगी, वो कैश अपने पास रख सकते हैं। अच्छा बुक में एंट्री जाएगी और 2 दिन के लिए, मान लो 2 दिन के लिए, ठीक है, एंट्री डिले हो गई और एंट्री नहीं पता चली, ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट के अंदर इतना फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा कि आरबीआई पता चलेगा, आरबीआई के कुत्ते फेल हो जाने इस चक्कर में, ठीक करते करते। वही करने तो बैठे हैं आरबीआई वाले तो सर। तभी पता मतलब चलेगा आरबीआई का हाँ बेसिकली सर सीआरआर जो होता है वो, मतलब कैश जो है वो खत्म ना हो बैंकों के पास, इसलिए रोका जाता है। नहीं, इसलिए नहीं रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है कि तुम्हारे जेब में पैसा, कभी तुम बाहर खाना खाने गए हो तो अगर कार्ड से पेमेंट करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वो देखना वो कर्जे में ही रहते हैं जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कोई नहीं 30 दिन बाद दे देंगे। पर जो बंदा अपनी जेब में 1000 रुपए का नोट लेके गया ना, वो उतना ही खाता है, उसको बिल, इधर रोटी बढ़ती जाती है, इधर बिल, वो रोटी गिनता बोलता बस 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 2 रोटी में पेट भर गया, क्योंकि उसका बिल बढ़ रहा है, उसकी भूख उक नहीं खत्म हुई है। 2 रोटी खाई, तीसरी आई, चौथी रोटी आई, और चौथी रोटी जब पहुंच गई उसको लग रहा है कि 50 रुपए से ऊपर का बिल पहुंच रहा है और उसकी जेब में पैसे ही पड़े हैं 40 रुपए, तो कहते थे भाई ये वाली रोटी ले जाओ, पेट भर चुका है, अरे बहुत खा लिया भाई। वहीं पर मम्मी जो खाना खिला रही होती है उसमें 6 रोटी खा लेता है आदमी, क्योंकि पता है इसमें बिल थोड़ी ना आना है। इसीलिए तो क्या करा है गवर्नमेंट ने, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं। अब क्या होता है, गरीब आदमी कहीं से सैलरी मिली, एसी खरीद लाया, एसी लगा दिया, बिजली का बिल बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अब बाद में जाकर के बिजली दफ्तर के सामने रो रहे हैं कि बाबूजी हमसे ना भरा जा रहा है। अब बिजली वाले परेशान की कम वक्त करें क्या, तो उन्होंने कहा छोड़ो प्रीपेड ले। प्रीपेड में क्या होगा, पहले पैसा डालोगे, बिजली यूज करोगे, तुम्हें मीटर में दिखेगी आज कितने की चली गई, 70 रुपए की बिजली चली गई है, अपने बेटे के खुद ही कमर पे आके घुसा मारोगे। सो दिस इज कॉल्ड द रेगुलेशन सिस्टम, गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड बिजनेस, बिजनेस ऐसे ही नहीं होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये सभी को? यस सर। देखो अभिषेक जैसा ही था ये बैंक और उसके आरबीआई थे, ये देखना जरा, ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखना, इसका आंसर तो
आपके भी मतलब का नहीं, क्योंकि पुराना हो गया क्वेश्चन। पर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, हाँ वो तो पता है, सभी को पता है, न्यूज में था महाराष्ट्र। पर ये क्यों लगा दी भाई, इम्पोज क्यों कर दिए लिमिटेशंस? क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने सीआरआर को ही चढ़ाने लगे थे। अभी कैश रिजर्व भी खत्म हो चुका था, कल को बैंक की दिवालिया निकल जाएगा, इसी कंडीशन में एनपीए होता है। यही वो कंडीशन है जिसमें क्या क्रिएट होता है, एनपीए क्रिएट होता है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ भी मत बोला करो यार, तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। चलो आगे देखो, एक छोटा सा पॉइंट होमवर्क में लिखो, क्योंकि अभी दिमाग में है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। बोलूं? हाँ जी सर बोलिए। ये लो, कहाँ मिलेगा ये भी बड़ी बात है। ये आप जाना और ऐसे लिखना गूगल पे, RBI FAQ, वहां पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा, ये आपको पढ़ना है। वैसे तो मैं इसे पढ़ाऊंगा अभी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी हमने सीआरआर देखा, सॉरी बच्चों, अभी हमने सीआरआर देखा, अब देखो एसएलआर। ये क्या है भैया? एसएलआर क्या करता है? एसएलआर बोलता है सेम चीज है, बैंक है, बैंक का नाम है पीएनबी और दूसरा है आपका आरबीआई। तो यहाँ पर जो आरबीआई बैंक के पास जो डिपॉजिट पड़ा होगा, टोटल डिपॉजिट, किस चीज का टोटल डिपॉजिट, किस रेशियो का टोटल डिपॉजिट देख रहा है यहाँ पर? टोटल डिपॉजिट वाला ही टोटल डिपॉजिट, लाइबिलिटी वाले पॉइंट, जो सेम पॉइंट वहां पर था, उसका एक परसेंटेज, एक रिजर्व, एक रेशियो, किस नाम से? एसएलआर के नाम से, किसके पास रखना है? बैंक को अपने पास रखना है। क्या मतलब है अभी इस बात का? यहाँ पर एक वर्ड है एसएल, एस, एस का मतलब क्या है? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भैया देखो, आपको ना स्टैचुरी में रखना है, यानी आपको कैश में रिजर्व नहीं रखना है, कैसे फॉर्म में रखना है? अभी क्यों कह रहे हैं कैश में मत रखो? क्योंकि हम जानते हैं भैया, अभिषेक जैसे लोग भी तो हैं, कहेंगे आरबीआई को क्या पता चल रहा है, चलो लोन पे चढ़ा देते हैं। पर ये रेट डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई खुद करेगी। तो इसको किस फॉर्म में रखेंगे? तो इसका जो फॉर्म होगा वो होगा गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल, टी बिल होता है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, डेवलपमेंट बॉन्ड्स, डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स, और कोई भी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती हैं, जिसमें आप इस पैसे को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये भी पैसा किसके पास जा रहा है देखा जाए तो?
आरबीआई के पास। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ पर? सर ये जो SLR है ये बैंक खुद अपने पास रखेगी या हाँ। RBI के पास रखेगी? अपने पास रखेगी। तो सर ये फिर RBI के पास कैसे गया पैसा? बहुत बढ़िया बेटा, इसे ही बोलता हूँ ना, थोड़ा आईएएस वाला भी दिमाग लगाया करो, एसएससी से बाहर निकलो बेटा। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स हैं, डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स हैं, ये कौन बेच रहा है? RBI बेच रही है सर। वाह, समझ तो गए? सर तो फिर मतलब उसका गोल्ड भी है तो अपना गोल्ड तो मार्केट से खरीदेंगे ना, वो थोड़ी ना RBI बेचेगी। मैंने क्या बोला? इनडायरेक्टली आरबीआई के पास ही जा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, गोल्ड खरीदने के लिए किसके पास गोल्ड खरीदने जाएगी? बैंक? ये सोनार के पास, लाला जी के पास? सर ऑफ कोर्स किसी दुकान में ही जाऊंगी ना मैं। अच्छा, वो तुम नहीं हो, बैंक के ऊपर बात हो रही है लाली। 5,000 करोड़ का टर्नओवर है उस बैंक का। वो क्या कनिष्क ज्वेलिंग के कनिष्क के पास जाएगी और बोलेगी हाँ जी हम आ गए हैं, चलो थोड़ा गोल्ड वोल्ड खरीदवा दो। हाँ, तुम्हारी भाभी को पसंद आया है तो SLR रखना है, तो तुम्हारी भाभी बीच बीच में पहन के भी चली जाएंगी और SLR का SLR भी हो जाएगा। अच्छा तो उन लोग मतलब बैंक से लेंगे, ठीक है सर, नहीं पता था मेरे को ये। ओके सर। तो मैं बता तो रहा हूँ, बस मेरे बताने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, यस सर। यहाँ पर मेरे लाल जो बोल रहे थे सर इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये है कि लीगली, ध्यान से सुन लो, लीगली SLR जो है वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? और शायद इस समय जो है वो 14% के करीब है। लिखो फिर आगे बताते हैं। कंप्लीट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? हाँ बोलो विक्रम जी। सर वो तो ठीक है कि हमने बैंक ने डिपॉजिट कर दिया, आरबीआई को ने इन्वेस्ट कर दिया, अब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आता ही होगा, वो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा मतलब? भाई हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है इसमें, ठीक है, आरबीआई में हमने इसी गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिया, ठीक है, तो गोल्ड के रेट भी बढ़ते हैं, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट तो रहता ही है कि रिटर्न होगा, तो फिर वो किसी बैंक को मिलेगा कि आरबीआई के पास जाएगा तो वो इंटरेस्ट? अब ऑब्वियस सी बात है, बैंक ने अपना पैसा जमा कराया तो उसको ही मिलेगा। ठीक सर। ओके, चलो आगे देखो। अब सुन लो, जो बात पूछी जाती है, आप सभी लोगों ने एक बात पूछी कि सर जो CRR है और SLR है वो कैसे रखा जाता है। अब वो बात बताने वाली बात, जो CRR और SLR है मेरे लाल, वो रखा जाता है किस बेसिस पर? कौन से बेसिस पर? जो काउंट होता है, कौन से बेसिस पर काउंट होता है? फोर्टनाइट बेसिस पे काउंट होता है। ठीक है, हाँ ये बात याद है, इफ इट इज नॉट मैंडेट देन बैंक अगर नहीं फॉलो करा तो बैंक को क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी देनी पड़ती है, और जो पेनल्टी देते हैं उसी पेनल्टी का नाम क्या दिया गया है? कई बार वो पेनल्टी किस रेट पे ली जाती है? बैंक रेट के रेट पे ली जाती है। समझ में आ रही बात? यानी जितना पैसा आपने नहीं दिया उसका आप क्या दोगे? अगर वो पैसा आपने क्या नहीं करा, जमा नहीं करा SLR और CRR, तो आपको मान लो उस पूरे डिपॉजिट पे क्या देना पड़ेगा? 2%, 4%, जो भी रेट है, बैंक रेट है, वो आपको आरबीआई को पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, जितने दिन भी आपने नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? नहीं सर, नहीं आई? नहीं, ये 4 क्या था मेरे को नहीं समझ में आया। बहुत बढ़िया। अरे एक बीच में क्वेश्चन चल रहा था
कि सर हम सीआरआर और एसएलआर को मतलब पैसा डिपॉजिट तो करेंगे, तो कैसा पैसे डिपॉजिट करते हैं? महीने के हिसाब से करते हैं, हर दिन के हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है, तो फोर्टनाइट के हिसाब से करते हैं। मतलब आज की रात, आज हुआ तो आज रात में क्या करेंगे, आपका पैसे को डिपॉजिट करना होता है, मतलब आपको दिखाना होता है सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, और अगर आपने वो दिखाया नहीं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस पेनल्टी का रेट क्या होगा, किस रेट पे पेनल्टी लगेगी? तो बैंक रेट पे पेनल्टी लगती है। एक इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक को क्या देना पड़ेगा, आपको आरबीआई को पे करना पड़ेगा कि पैसा नहीं रखा, जितने भी दिन नहीं रखा। क्लियरली बात समझ में आ रही है? यस सर, अब आ गई? यस सर, आ गई। किसी और को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं इसके आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो फिर, अब देखो एक और 2 वर्ड और सुनो ध्यान से, इसे यहां समझ लो ऐसे ही, मैं ऐसे समझाता हूं कि जब आपका पीएनबी एक बैंक है और ये है आपका आरबीआई, अब मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, किसको? पीएनबी को। तो पैसा कौन देगा लास्ट में? पैसा कौन देगा? आरबीआई। तो आरबीआई ने पैसा दिया, पैसा देने के बाद, पैसा दे दिया हमने, और पैसा देने के बाद हम उससे मान लो हमने उसको 500 करोड़ रुपए दिए, तो हमने पूछा भाई कितने दिनों के लिए चाहिए, तो उसने बोला शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, और आरबीआई का शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 60 डेज से कम, शॉर्ट टर्म में कंसीडर करता है। बोला शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो आरबीआई ने बोला भाई तुम्हें हमें क्या पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, इस इंटरेस्ट का नाम है बात क्लियर है? सभी को क्लियर है बात? दूसरा, अब मान लो यही पैसा उधार लिया गया किस लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मोर देन 60 डेज। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में यही इंटरेस्ट रेट किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, क्लियर बात? नॉर्मली रेपो रेट ज्यादा होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा कंपेयर ऑफ बैंक रेट की, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब पैसा लिया जाता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। पर कई बार इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, आरबीआई क्या करती है, बैंक से ही पैसा उधार ले लेती है, यानी इस बैंक को बोलती है तुम पैसा आकर के किसके पास जमा करो, क्या करो, पैसा हमारे पास आके जमा करो, हम क्या देंगे तुमको? इंटरेस्ट देंगे। और जो इंटरेस्ट आरबीआई से कमर्शियल बैंक लेते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या इसे कई बार ऑक्शन रेट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पर बताओ भाई किसी को डाउट हो तो। सर बोलो। हाँ सर वो बात ठीक है कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए आरबीआई ने बैंक से पैसे ले लिया, उसका इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। तो लेकिन हम वैसे भी तो सीआरआर से भी तो कर सकते हैं,
इन्फ्लेशन रोकने के लिए सीआरआर बढ़ा सकते हैं। हाँ तो सीआरआर भी बढ़ाते ही हैं। नहीं तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आरबीआई को, तो आरबीआई को उसको बैंक को इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है, क्या फायदा होगा बाद में। मतलब तुम कह रहे हो कि सीआरआर की जगह पर, मतलब रेपो रेट की जगह पर सीआरआर क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? यस सर। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। क्योंकि जब सीआरआर यूज करेंगे हम ज्यादा, तो बैंकों का आरबीआई से जल्दी ही ट्रस्ट उठ जाएगा और फिर वो चोरी करना शुरू कर देंगे। भाई ज्यादा प्रेशर भी तो नहीं क्रिएट कर सकते ना, आप अथॉरिटी तो हो, भगवान थोड़ी ना हो। भाई किसी की टांग उतनी खींची जाएगी ना जितना वो झेल पाए। ठीक है, एक शरीफ बच्चे को बार बार मार के कह रहे हो और शरीफ हो और शरीफ हो, कितना शरीफ होगा, गुंडा बन जाएगा। ठीक है, याद रखना रेपो रेट को, एक बात और याद रखना, रेपो रेट को क्या बोला जाता है? पॉलिसी रेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी बात याद रखना। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसे रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। क्लियर बात यहां तक? चले आगे बढ़े। सर रेडी फॉरवर्ड क्या बोला सर आपने? रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जी सर। ठीक है, चलो देखो जरा। सर मतलब बैंक रेट के दो डेफिनेशन हो गया, अगर पेनल्टी भी जो देंगे उसको भी बैंक रेट बोलेंगे, और नहीं इधर बोलेंगे नहीं, देन गलत गलत शब्द मत बैंक यूज किया करो। रेट बैंक रेट में देंगे जितना चल रहा हाँ होगा। हाँ, गलत शब्द ऐसा मत यूज किया करो। ठीक है। पूरी पूरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही चेंज कर दोगे 2 मिनट में लगा के, और बाद में रिकॉर्डिंग में दिखा दोगे हाँ सर आपने तो हाँ बोला था। ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ आंसर। बीती जिंदगी, हो गया सभी का? किसी का और आंसर आना बाकी है?
सारे आंसर ट्राई कर लेते हैं बच्चे। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने ग्रुप बना रखा है कि तू बी दियो मैं सी दूंगा, किसी का तो सही होगा। अभिषेक तीसरी बार आंसर चेंज कर रहा है अपना। सर दूसरी बार किया है, डी होगा, वो नोट नहीं देखा था, बहुत लोगों ने नहीं देखा भी शायद। कर लो भाई, एक बार फिर से पढ़ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है आज। आज मैं वैसे भी सुस्त सुस्त सा हूं थोड़ा सा। फिर आंसर चेंज हुआ लोगों, कंफ्यूज है अपने आंसर को लेकर। बताऊं? जी सर। यस देखो जरा क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट अबाउट द रेपो रेट, इट इज an interest rate charged by the central bank on overnight loan। सही है। इट इज an interest rate paid by commercial bank। भाई एक ही बात घुमा फिरा के बोली। It is an interest rate agreed upon the loan contract between a central bank। It is a cost of collateral security। बताओ कौन सा आंसर है इसमें? ये दो बातें तो बिल्कुल सही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी दो बातों में दिक्कत होगी, तो बताओ भाई क्या है इस दोनों में, किसका कंक्लूजन था? कितने लोग डी के साथ थे? रेज योर हैंड। 3 4 5, आप 5 बच्चे। अब सुन लो बात को, रेपो रेट कॉस्ट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाती है एज अ सिक्योरिटीज रखी जाती है एज अ कोलेट्रल, ठीक है। और दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक इज नोन एज द बैंक रेट, ना कि रेपो रेट, ठीक है। क्लियर है बात? क्या बोला है? सॉरी, ये बोला नॉट करेक्ट। हाँ, ये क्या है आपका, रेपो रेट की डेफिनेशन में आता है। जबकि जब यहाँ पर बात किसकी कर रहा होता है, कॉस्ट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात कर रहा होता है। तो कॉस्ट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है आपकी, जब हम क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट वाला सीन कर रहे होते हैं। तो रेपो रेट के बारे में ये बात सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही है। और ये शुभार्थी सभी लोगों को मेरी तरफ से एक एक समोसा कहीं से खा लेना देख के। सर तो ये सी को क्यों कट किया आपने, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे सी नहीं, मतलब सी है, मतलब नहीं मतलब सी है, ये वो वाला था। हाँ है, हाँ ठीक है। लड़ो मत। हाँ जी, और सर ये जो एक जो से भी सिक्योर एक मिनट। हाँ जी गुप्ता जी बोलो। नहीं सर लोअर ठीक करना है, रहेगा। हाँ बोलो सर, गुप्ता जी बोलिए। सर ये जो सिक्योरिटी वाला पॉइंट है ये क्या है सर, मेरे को नहीं समझ में आया। कौन सी सिक्योरिटी होती है, किसको बोलते हैं, ये इसका मतलब भी नहीं पता। कभी ऐसा हुआ लोन लिया कभी जीवन में? नहीं सर। ले लो यार, तुम्हें जब भी समझ में आएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ मेला घूमने गई हो? हाँ किसके साथ, पेरेंट्स के साथ या कहीं और, किसी हाँ, और के साथ? नहीं मम्मी के वैसे, साथ बचपन में। नहीं वैसे नहीं गई अभी हाल फिलहाल में? नहीं। अच्छा, तो ध्यान से समझो और ध्यान से सुनना सभी लोग।
इसके लिए मैं कैमरा, क्योंकि एक्सप्रेशन आने बहुत जरूरी है, भावनाएं नहीं निकल पाएंगी। तो क्या होता है जब भी हस्बैंड और वाइफ, क्या हस्बैंड और वाइफ मेला घूमने गए, न्यूली मैरिड है, मान लो सगुफ्ता की अभी भी शादी हुई है और शादी हुए 2-3 साल हुए हैं, एक छोटा बच्चा उनके पास है और पै 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 करे जा रहा है। तो सगुफ्ता ने अभिषेक कैसे लेट करके, मतलब चारपाई पर बैठ करके क्लास चल रही, क्या चलवा रहे हो बेटा, अब राज खुल गया है, अब तुम लेट लेट करके नेस्ती लेस्ती बहला करके ले रहे हो क्लासेस, ध्यान दो। सो अब सगुप्ता ने बोला अपने पतिदेव से, बोला सुनो इस बच्चे को कहीं डिपॉजिट कर दें क्या? तो उन्होंने बोला पागल है क्या, छोड़ के जा सकते हैं क्या? उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नियर बाय देखो कहीं पुलिस स्टेशन दिख रहा है क्या? मेला, हर जहाँ पे भी मेला लगता है अगल बगल कोई पुलिस की छोटी सी क्या होती है, चौकी होती है। अचानक से सगुप्ता ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और एकदम बस जहां पर था हल्का सा छोड़ करके थोड़ा दूर जाकर के खड़ी हो गई। अब बच्चा बै बै करके रोने लगा। अचानक से पुलिस वाले आए, उठा करके ले गए। अब वहां पर अनाउंसमेंट हो रही है, एक लड़का जिसका गोहना रंग है वो लाल रंग के कच्चे में है, घूम रहा है, रो रहा है, पूछना पूछने पे कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि छोटा बच्चा क्या ही नाम बताएगा। और यहाँ पे सगुप्ता एकदम आइसक्रीम लो, छोले कुलचे लो, क्योंकि अब उसे पता है कि पुलिस वालों के पास है तो बच्चा तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो जो बच्चा तुम छोड़ के आए हो वो तुम्हारी सिक्योरिटी है तुम्हारे घूमने की। उसी तरीके से बैंक जब तुम लोन लेते हो तो तुमसे कुछ सिक्योरिटी लेता है कि कल को तुम गुम जाओगे तो हम पैसा किससे लेंगे। उसे ही वर्ड को यूज करते हैं सिक्योरिटी, जिसके लिए तुम पढ़ाई कर रही हो कि जीवन में सिक्योरिटी आ जाए कि कोई नौकरी से निकाल ना पाए। अच्छा, तो उसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कोलेशन सिक्योरिटी, ठीक है। कोलेट्रल एक अलग चीज है। हम्म। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना। जैसे तुमने मान लो, अच्छा, अब गिरवी समझो, रखना, ठीक है। ऐसे समझाता हूँ, और अच्छे एग्जाम्पल है मेरे पास इसका। तुम नहीं सर, वो कोलेट्रल मीनिंग ही किसी मेरे के को साथ, कंफ्यूज कर रहा था। हाँ तुम मान लो किसी के साथ डेट पे गई, ठीक है, हम्म। और तुमने भाई साहब अति उत्साहित होकर के बिना उसकी औकात देखे हुए ऑर्डर पे ऑर्डर करे जा रही हो, खाए जा रही हो। 3 दिन से भूखी थी, तुम यही सोच के गई थी आज डेट पे जाऊंगी तो खूब खाऊंगी, ठीक है। अचानक से बिल आया और बिल निकला 9,000 रुपए का। तुम तो कुछ पैसे लेके नहीं गई थी, तुम तो सिर्फ किराए के पैसे लेके गई थी और लेके आई थी, और तुम्हें लड़के से बात करके पता चल गया कि इसके साथ मेरा कुछ खास चलने वाला है नहीं। तो तुमने, तो उसने बोला कि बेबी आपके पास पैसा है, पहले बोलो बेबी मत बोलो, सगुफ्ता नाम है, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। तो बोला हाँ सगुफ्ता आपके पैसे पड़े? बोला नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं पड़े। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपका हो सकता है कि आपको भी बर्तन धुलवाए जाए, तो आपने मैनेजर को खुद अपने सामने से बोला कि आप इन्हें अभी अपने पास रखिए और मैं पैसे लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब फिर तुम कभी नहीं आई। तो जिसे तुम गिरवी छोड़ के आई हो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी है, किसकी? होटल के उस रेस्टोरेंट की जिसका बिल अभी वापस नहीं आया है। नहीं आया। उसी तरीके से गोल्ड रखते हैं, उसी तरीके से सिक्योरिटीज रखते हैं, इस तरीके के काम होते हैं। हाँ जी रिया जी, बोलोगे कुछ? सर सर ये जो ये वाली आप सिक्योरिटी बता रहे हैं, ये तो रेपो रेट की हो गई ना फिर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कॉस्ट बोल रहा है बेटा, सिर्फ ये बोलता है कोलेट्रल सिक्योरिटी तो कोई बात नहीं होती। कोलेट्रल सिक्योरिटी की कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो कि आपने अपनी सिक्योरिटी रखी और उसके बदले में आप पेमेंट ले रहे हो, यानी उस पूरी सिक्योरिटी के बदले में पेमेंट ले रहे हो। यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के बदले में पेमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म सिर्फ और सिर्फ बैंक रन की कंडीशन में दी जाती है, जबकि जो रिवर्स रेपो रेट मिलता है, ठीक है, वो मिलता है आपकी कोलेट्रल सिक्योरिटी की कॉस्ट पर। आ रही बात समझ में? क्लियरिटी? कम आई है सर। ध्यान से समझ लो। बेसिकली आपसे बैंक जो है ये नहीं कर रहा है बैंक कि कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी लेकर के आएगा और पैसा ले जाएगा। समझ में आ रही है? रेपो रेट में वो पैसा जब ही देगा जब पैसे की क्या होगी, तुमको बहुत नीड होगी, तो यानी तुम्हारी कोलेट्रल सिक्योरिटी देख करके ही पैसा नहीं देगा वो। आ रही बात समझ में? जबकि रिवर्स रेपो में सीन ही यही है
कि मान लो तुम्हें कहीं पर कोई लोन लेने नहीं आ रहा, कुछ लेने नहीं आ रहा, और तुम्हें लग रहा है कि यार पैसे कहाँ पे दे, तो वो सरप्लस तुम किसको जमा कर सकते हो? आरबीआई को। और उसे जमा करके आपको क्या देगी वो? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। अब आई बात समझ में? हाँ ना, कुछ तो बता दो। जी सर। अभी भी नहीं आया तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो। अब यहाँ देखो जरा, इधर देखो जरा, इधर देखो ये चीज, यहाँ समझना ध्यान से बहुत। कोई भी चीज जो क्या करी जाती है, एमपीसी के अंदर डिसाइड की जाती है। देखो एमपीसी की बैठक हुई है कब? ये एमपीसी की कब बैठक हुई है? अगस्त 2020 में। और नेक्स्ट मीटिंग कब शेड्यूल करी जाएगी? 6 से 8 अक्टूबर। तो हर 2 महीने बाद मिलने हैं। और देख लो, ये इस समय पैनल है जो क्या डिसाइड करता है आपका रेपो रेट, जिसने कितना डिसाइड करा है? 4%। क्लियर है बात? यहाँ पर समझ में आ रही है बात? यस सर। देख लो, मैं पूरा मिनट ही दिखा रहा हूं आपको। आपकी क्या कहते हैं एमपीसी की, ये ओरिजिनल है रिजर्व बैंक के द्वारा। कौन से दिन की है ये? 4 से 6 अगस्त में जो हुई थी, उसका मिनट है ये। जरा ध्यान दो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया के क्या कहते हैं सेक्शन 45 जेड बी के अंदर आती है। ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका एक सीन ध्यान रखना, 2 रेजोल्यूशन अडॉप्टेड द मीटिंग ऑफ कमेटी। दूसरी बात है वोट ऑफ ईच मेंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि 3 और 5 वाला चल रहा है, कोई स्पेशल मेजोरिटी वाला सीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सबकी सहमति होगी तभी डिसाइड होगा। ठीक है, अलग अलग रेट पे अलग अलग वोटिंग होती है। ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन सब को देखते हैं। उसके बाद जाकर के रेट डिसाइड होता है। और ये पूरी मीटिंग की बात क्या हुई है, ये आपके इस गैजेट के अंदर पूरी के तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो आप इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं सर, अगर हम पढ़ना चाहें तो आप इसको FAQ जो मैंने आपको साइड बताई है, मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, साइड ही दिख रहा हो तो। यस, दिख रहा है सभी को? यहाँ देख लो प्लीज। मैं आपको सोर्स इसलिए बताता हूँ कि आपको खुद भी पता हो कहाँ से पढ़ना है चीजों को, टीचर के भरोसे ही ना रहो। आप सीधा डालना RBI FAQ, और ये आप हफ्ते महीने में एक बार जरूर देख लिया करो। महीने में तो देख लिया करो, हफ्ते में नहीं भी देख पाओ तो। और आप डालोगे तो आपको देखना अलग अलग तरीके की पूरी चीजें खुल के मिल जाएंगी, कि आप यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको जो भी आप ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, क्या करेंसी चल रहा है, क्या फॉरेन एक्सचेंज है, किसके बारे में क्या आपके डाउट्स हैं, आप कैसे और लिखने का जो काम किया है वो ज्यादा बेहतर रखा है। ठीक है, लिखने का काम बेहतर इसलिए कि जैसे आप मान लो कार्ड ट्रांजेक्शन है, आप उसे क्लिक करोगे तो आपको देखो इस तरीके से दिखेगा। हाँ बोलो विक्रम, बोलो क्या बोल रहे हो? सही से ध्यान है जैसे कि हर 2 महीने में मीटिंग शेड्यूल होती है, या ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी मीटिंग मतलब प्रोविजन हो 2 महीने के अंदर? मान हो लीजिए कि सकता, अमेरिका रिसेशन आ गया तो कुछ और चेंज करने के लिए इंडिया में बिल्कुल तुरंत बिल्कुल हो सकता है। बाउंडेड थोड़ी ना है, 4 मीटिंग तो कम से कम करनी ही करनी है। देखो अब यहाँ पे बोलो, बहुत बहुत अच्छे से लिख रखा है। देखो मैं ना वो टीचर नहीं हूँ जो बहुत ज्यादा सोर्स को रोक के रखे कि क्यों बताना बच्चों को, हमें ये तो बता देंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे। नहीं, मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ लो। अगर आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है जीवन में कोई नहीं है दुख बांटने के लिए, तो कुछ मत करो, FAQ पढ़ लो। किसका? रिजर्व बैंक का। समझ में आ रही बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या होते हैं, प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं, सारा पढ़ लेना। चलो वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जहां पे से हम थे। आगे आ जाओ। एक और ऑपरेशन होता है जिसका नाम है
बहुत ध्यान से समझना, इसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया। चले, क्या होता है, ध्यान से समझो, फिर कहीं बीच में आवाज अटके इससे अच्छा है। देखो, खुले बाजार की प्रक्रिया क्या कहती है कि भाई सीधी सीधी सी 4-5 बातें बोलती है, 2-3 बातें आपको समझनी है। क्या बोल रही है कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज, सेल और परचेज करने का काम करना ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, एक सेकंड। क्या कहते हैं इसको? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। एक बात तो ये, दूसरी चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, अब ये आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये काम करता कौन है? तो यहीं पर आता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। क्या भैया? याद करो, आरबीआई जो है वो क्या है? आरबीआई इज अ गवर्नमेंट, सॉरी, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। और ये सिक्योरिटी किसकी है? आरबीआई की। तो आरबीआई सिक्योरिटी को क्या करता है? सेल करता है। किसको? पब्लिक को। यानी गवर्नमेंट खुद नहीं जाती, इसको कौन सेल आउट करता है? पब्लिक को, कमर्शियल बैंक्स को, सबको सेल आउट करने का काम करता है आपका आरबीआई। अब देखो, जब सेल करेगा तो सेल करने पे क्या होगा? यहाँ पे मान लो लोग हैं, सपोज करो, यहाँ पे लोग के मतलब बैंक्स वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, लोग हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? इसको क्या देंगे? अपनी जेब से निकाल के क्या देंगे? बोलते नहीं है कोई सा। पैसे देंगे सर। मनी। पैसा देंगे, और ये बदले में Yes. इनको क्या देगा? सिक्योरिटी देगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा। है ना? तो अब देखो, जैसे जैसे पैसा इनके पास आता जाएगा, इनके पास से पैसा क्या होता चला जाएगा? जाएगा, कम कम हो होगा। जाएगा। कम हो जाएगा। तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन Reduce. कम हो जाएगा। सर तो ये तो एसएलआर में बताए थे ना आप? तो हाँ, एसएलआर में तो बैंक पर्टिकुलरली सिर्फ बैंक खरीद रहा है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ आरबीआई पर बेच, बैंक और यहाँ, इंसान भी। हाँ, सबके लिए है, सबके लिए है। ठीक है, हम्म। ओपनली आ रहा है। और ये कब करा जाता है? ये सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता है। याद करो, मैंने तुम्हें बोला था कि गवर्नमेंट को, जब क्या गवर्नमेंट फेस करती है, क्या फेस करती है सर? वही बता रहा हूँ, फंड रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। क्या करती है? बजट डेफिसिट फेस करती है। तो किससे पैसा लेगी? अरे हाँ, फिर क्या फेस पब्लिक करती से। है? पब्लिक से लेगी ना। पब्लिक से। तो पब्लिक से पैसा कैसे ठाएगी? एमआई दे दो, एमआई दे दो करके। नहीं नहीं नहीं, आरबीआई के थ्रू। पब्लिक डेब्ट को गवर्नमेंट उठाने के लिए, सिक्योरिटीज को बेचकर। है ना? एक पॉइंट ये। दूसरा, सिर्फ इसी के लिए नहीं, दूसरा और किस लिए? मान लो आपके मोदी जी तो कह देते हैं कि मित्रों, कल से तुम लोगों को चावल फ्री मिलेगा। चावल के पैसे किसके? फूफा के घर से आ रहे हैं क्या? मोदी जी खुद जा रहे हैं कहीं नौकरी करने? इसके लिए जो डेवलपमेंट फंक्शंस हो रहे हैं, उसके भी पेमेंट कहाँ से आती है? कौन देता है उसकी पेमेंट? वो भी पैसे कहाँ से उठा करके लाए जाते हैं?
गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए तो आरबीआई करता ही करता है। आ रही है बात समझ में मेरे लाल? और यही सेम प्रोसेस अगर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो वो भी समझ सकते हो। क्लियर है बात यहाँ पर? सेल वाला पोर्शन क्लियर, परचेज वाला तो अपने आप ही इसका क्या है, वाइस वर्सा है। कोई डाउट इस बात में किसी को? नो सर। किसी को भी हो कुछ भी पूछ लो भाई प्लीज। ठीक है, कल आपका मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 क्लासेस जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि स्किप कर दूं। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना उतना अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ओके सर। आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट कि जो मैं कहूँ। नहीं, गुड नाइट वाली बात नहीं है, क्लासेस और भी लेनी है, बट मतलब सोच रहा हूँ सबकी छुट्टी कर दूं। टेक केयर बच्चों। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लो, डाउट लेने के लिए तो डाउट तो बता ही जाऊंगा। आपको एक काम दिया है, कौन सा? टारगेट लो। और ये देखो कहाँ पर है, सुन लो जरा ध्यान से, यहाँ पर देख लो। कई बाद में कोई सा मुझे ये कहे कि सर हमको तो मिला ही नहीं, होता है ये भी बहुत बड़ा वो है, और शगुफ्ता जैसे लोग कहते हैं बात। एक को प्रिया, सर पीपीटी पे नहीं पढ़ाना है, खुद ही गायब है क्लास से। अरे हाँ सर, आप कल भेजने वाले थे, आप भेजे नहीं। अच्छा याद आया। हाँ, क्योंकि भेजा इसलिए नहीं, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अदरवाइज मैं भेज देता। काम करूंगा तभी तो भेजूंगा। ये देखो यहाँ पर है, किधर है? कैसे मिलेगा? क्लिक करोगे कहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख लो प्लीज, सुन लो ध्यान से। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सभी को दिख रही है ना? FAQ पे जाओगे, क्लिक करोगे, और उसके अंदर 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ही मिलेगा आपको क्या, 28 मई 2021 पे आया हुआ है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। क्लिक करते ही पूरी की पूरी कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। कितने? आई थिंक 15-20 को 17 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना। आई बात समझ में? समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को ये बहुत ज्यादा, पर पढ़ोगे तो कम से कम जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम कल क्लास में आते ही पहले इस पर डिस्कस करेंगे। ओके ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखें सभी लोग अपना। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।